दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है ऐसे पत्रकारों पर जो विदेशी फंड लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब अमित शाह ने असल में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एफसीआरए कानून में परिवर्तन कर दिया है और यह आदेश दे दिया है कि जो एनजीओ समाचार पत्र चलाते हैं या कंटेंट प्रिंट करते हैं, ऐसे सभी लोग अब कोई भी अखबार नहीं चला सकेंगे। और इसमें कानून में यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि जो एनजीओ हैं, एनजीओ का जो विदेशी फंड मिलता है उसका केवल 20% अंश ही वो अपने प्रशासनिक और अपने ऊपर व्यय कर सकते हैं। 80% जो विदेशी फंड है उसको उनको चैरिटी में खर्च करना पड़ेगा। अब ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा कि विदेशों से आप मोटा चंदा लें, उस चंदे से विदेशी एजेंडा चलाएं और खर्चा दिखा दें उसे कार्यालय का और आदि आदि का। एफसीआरए कानून को कड़ा कर दिया गया है और एनजीओ को सीधा सीधा अब हलफनामा देना होगा कि हम कोई भी अखबार नहीं चलाते। इस आदेश के आने के बाद तत्काल जो वामपंथी लोग हैं और जो इस देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं, जिनके बारे में पूरे देश के अंदर ये तो खबर है ही कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए माने जाने जाते हैं। अक्सर आप उनको समाचारों में, टीवी डिबेट्स में देखते हैं और देश के अंदर एक बहस चल रही थी कि ऐसे कौन लोग हैं, ये इनके साथ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई सरकार करती है कि ये देखिए जब भी देखिए देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब ऐसे में सरकार ने जो ये कानून बनाया, इसके बाद से अब इनके अंदर बौखलाहट देखी जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर एक ये खेल चल रहा था कि कोई भी एक एनजीओ बनाओ, उसको एफसीआरए लाइसेंस ले लो, यानी विदेशी फंड लेने के लिए रजिस्टर करा लो, और फिर क्या करना है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो एनजीओ के माध्यम से मोटा फंड देती थी और इनको एक एजेंडा दिया जाता था। कभी कोई मुद्दा हुआ उसमें देश विरोधी अभियान चलाने के लिए इनको वहां से एक टूल किट तैयार की जाती थी और उसके तहत ये अपने बयानबाजी को करते थे। अखबारों में खबर चलाना, अखबारों में खबर छापना, देश विरोधी एजेंडा जब ये चल रहा था, खास तौर पे हमने जब देखा जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो सरकार और सेना ने कदम उठाए वो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया हमारी सेना और मोदी सरकार का लोहा मान रही है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के बाद भारत ऐसा एक ताकत बनकर उभरा है कि उसने घर में घुसकर बगैर बॉर्डर पार करे अपने हवाई हमले से आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और 4 दिन के अंदर तो अपना पूरा बदला लेकर के इस पूरे युद्ध को विराम भी लगा दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन जिस तरह से हमने आतंकी हमले के बाद पहले देखा, लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि देखिए जी आतंकवादियों ने लोगों को मार दिया है, अब सरकार कुछ कर नहीं रही है। जब सरकार ने कुछ करना शुरू किया और जैसे ही पहले दिन स्ट्राइक हुई, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तो समाचार पत्रों में इन पत्रकारों ने, पूरी टूल किट ने यह चलाना शुरू कर दिया कि लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए और वो लड़ाई को रोको, नो वार करके एक अभियान चला दिया। फिर इनको जब युद्ध विराम हो गया तो इन्होंने फिर से पलटी मारी और उसमें जैसे ही जब ये कहा गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, केवल विराम दिया गया है, ये सीज फायर नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बावजूद भी ये लगातार ये चला रहे थे। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर को, यानी इस युद्ध को विराम कर दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट के बाद दूसरी बार खुद से कह चुके मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार कह चुकी कि हमने अपने नियम के अनुसार, अपने रणनीति के अनुसार जो भी कुछ करना था किया। इसके बाद हमारी सेनाएं अगर डीजीएमओ के दोनों के बात होने के बाद युद्ध को विराम दे रही है, तब यह हमारी अपनी मर्जी है और हम जब चाहेंगे फिर से ऑपरेशन करेंगे। लेकिन उसके बाद भी एजेंडाधारी पत्रकार इस एजेंडे को चलाते रहे और देश में देश की सेना और देश की सरकार दोनों को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। यहां तक कि झूठ फैलाया गया। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम में खबर छपी कि हमने जो पाकिस्तान का जो स्ट्राइक हुआ है इसमें भी 5 राफेल मार गिराए, जो कि एक भी राफेल भारत का नहीं गिरा। ग्लोबल टाइम के अखबार में छपी खबर के आधार पर चीन में झूठ बोल रहे उनके न्यूज चैनलों के आधार पर भारत के ये पत्रकार भारत में बैठकर भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे
और राहुल गांधी ने उसको हवा दी, कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने हवा दी कि साहब हमारे भी तो कितना नुकसान हुआ ये बताया जाए। तो देश में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस तरह का एजेंडा चलाने वाले लोग जो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की सरकार का अपमान कर रहे हैं, देश का मनोबल डाउन करने का काम कर रहे हैं, जबकि दो देशों में युद्ध जैसी स्थिति है, ऐसे में आप अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सेना का शीर्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत सामने रख रहा है। सेना का एयर मार्शल एयरफोर्स का ये कह रहा है खुद कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं और समय आने पर पूरी डिटेल बताई जाएगी। उसके बावजूद भी ये पत्रकार लगातार सवाल करते रहे, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और देखिए जी कितने एयरबेस गिरा दिए गए, क्यों नहीं दिखाते हैं। मोदी जी, रक्षा मंत्री अमित शाह, तीनों जने ये अलग अलग ठिकानों पर जाकर वहां से ये मैसेज देने की कोशिश करते रहे कि हमारे जिन एयरबेस को ध्वस्त करने की बात कही गई वो नहीं किए गए। उसके बावजूद भी एजेंडाधारी झूठ परोसते रहे। तब ये सवाल उठा कि आखिरकार ये ऐसा क्या है कि ये चीन की भाषा बोल रहे हैं, पत्रकार हैं तो भारत के, रहते भारत में, ऐसा क्यों बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये समझ में आया कि कुछ लोग इस तरह से विदेशी एजेंडा चलाते हैं क्योंकि उनको विदेशों से फंड मिलता है। उसके पीछे बहुत सारी एनजीओ है, एनजीओ के बहाने से एफसीआरए का लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद एजेंडा चलाने वाले लोग मोटा मोटा पैसा पाते हैं। अब ऐसे में जब ये कानून बना दिया गया तो इसमें सीधी सीधी बात कर दी गई। इसमें कुछ कानूनों में जो प्रावधान किया गया है, नंबर 1, जैसा मैंने कहा, अब हलफनामा देना होगा एनजीओ को कि हम एफएटीएफ के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। नंबर 2, एनजीओ अब कोई भी समाचार पत्र या सामग्री प्रकाशित नहीं करेगी और उन्हें भारत के समाचार पत्रों के जो रजिस्टर्ड करते हैं वो उससे प्रमाण पत्र लेना होगा और लेकर के वो उस प्रमाण पत्र को जमा करेंगे गृह मंत्रालय में, तभी उनको विदेशी फंड मिलेगा। तीसरा, तीसरे 3 वर्षों में लक्ष्यों पर खर्च 15 लाख से यदि कम है तो पूंजी निवेश पर उनको हलफनामा देना होगा। यानी अगर आपने पिछले 3 साल में 15 लाख से कम खर्च किया है तब आप ये हलफनामा देंगे कि विदेशी फंड जो आया है वो हमने किस मद में खर्च किया है, और ये पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। चौथा, उसमें बताया कि प्रशासनिक व्यय जो है विदेशी अंशदान का 20% से अधिक नहीं होगा। ये मैंने पहले ही बताया कि अभी तक क्या हो रहा था कि एक एनजीओ बना दिया, उस एनजीओ में 5 लोग 7 लोग हैं, उसमें पूरे अपने फैमिली के ही लोग हैं, अपना बेटा, पत्नी और अपने ही भाई भतीजे रख के और एक एनजीओ बना दिया। और उसमें फिर बैंक में पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या करते थे कि साहब हमारा 1 लाख के तो ऑफिस का किराया है, 1 लाख में गाड़ी की ईएमआई जा रही है, ये हमने ड्राइवर की वेतन दे दिया। यानी निजी खर्चा दिखाकर उस विदेशी फंड को लेने वाला जो एक पत्रकार है वो अपनी फैमिली, ऑफिस का खर्चा दिखाकर अपनी परिवार में बांट रहा था। तो इनडायरेक्टली धूल झोंके जा रही थी और वो पैसा विदेशों का जो जोर सोरस जैसे लोग हैं वो दे रहे थे, पत्रकारों से अपना एजेंडा चलवा रहे थे। अब ये नहीं चलेगा, अब केवल 20% पैसा ही प्रशासनिक खर्च पे आप कर सकते हो। 80% माने अगर आपने सीधी सीधी बात हो गई कि अगर 100 रुपए विदेश से चंदा लिया है, 80 रुपए आपको चैरिटी में ही खर्च करना पड़ेगा और उसका जीएसटी बिल देना पड़ेगा कि आपने कहां गरीबों को कंबल बांटे हैं, कहां आपने भोजन करा है, कहां दवाइयां दी हैं। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। तो एक ये बहुत बड़ा इसमें हो गया। और इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे ही ये ऑर्डर आया है, सत्यहिंदी.com जो है वो छापता है, वो कहता है साहब हमारे देश में पत्रकारों की आजादी को छीना जा रहा है, ये ऐसा कानून बना दिया है कि अब देखिए समाचार पत्रों को इसमें बंदिश लगाई जा रही है कि वो एनजीओ, अरे भाई तुम एनजीओ चला रहे हो तो एनजीओ का मतलब क्या है? गैर सरकारी संस्था। तो गैर सरकारी संस्था अखबार थोड़ी चलाएगी। आपने एनजीओ रजिस्टर किया है एफसीआरए में, अगर आप एफसीआरए विदेशी चंदा नहीं ले रहे हैं तो भी क्या कोई एनजीओ अखबार चलाने के लिए एनजीओ हो सकता है? अखबार एनजीओ किस लिए होते हैं कि भाई हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो ये कोई सामाजिक सेवा है क्या अखबार चलाना? सामाजिक सेवा है, आप गरीबों को व्यवस्था करिए अच्छी चिकित्सा के लिए, किन्हीं गरीबों का आप इलाज करा रहे हैं, बच्चियों के विवाह कराओ, गरीबों के अनाथों का पालने का पालन पोषण का काम करो। और देश के अंदर जैसे गौशाला है, बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं तो गाय पालन का काम कर रहे हैं। और इस तरह से एनजीओ का काम जो है वो देश के लोगों की सेवा, देश की सेवा।
ना कि आप अखबार चलाएं, अपने आप को पत्रकार कहलाएं और किसी को ब्लैकमेल करें या देश विरोधी एजेंडा चलाएं। अखबार चलाना है तो रजिस्टर करिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप विदेशों से पैसा लेंगे और सरकार चेक भी ना करे और आपके ऊपर बंदिश भी ना लगाए, तो फिर तो कल को जो है पाकिस्तान के आईएसआई ऐसा करती ही है। जिस तरह से एक ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, 150 लोग ऐसे और पकड़े गए जिनको विदेशों से पैसा मिल रहा था, अपने तरीके से ब्लॉग बनवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। तो कल को ऐसी आईएसआई पत्रकारों को पैसा देती है, देती रहेगी और वो अपना काम कराती रहेगी अपने अनुसार। तो ये देश की सुरक्षा का मामला है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामले में विदेश का फंड जो आ रहा है, वो तो ये जरूरी है कि उसको नियंत्रण में रखा जाए। जॉर्ज सोरोस ने जिस तरह से बहुत सारी एनजीओ के माध्यम से दुनिया के कई देशों में अपना जाल नेटवर्क फैला रखा है, वो अपने एजेंडा चलाने के लिए करता है। और ऐसी कई सारी खबरें और रिपोर्ट्स आई हैं। राहुल गांधी को हमने देखा है कि विदेशों में जब भी जाते हैं भारत की बदनामी करते हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, भारत की कहेंगे साहब यहां तो चुनाव आयोग बायस्ड है, यहां तो साहब जज जो है वो आजाद नहीं है, यहां तो मीडिया आजाद नहीं है, यानी देश की बदनामी करने के लिए वो दुनिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो जो एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंड पाने वाले पत्रकार हैं, ये उस खबर को प्रमुखता से छापते हैं और देश में देश के लोगों के दिमाग को माइंड वॉश करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए ये उस तरह के जब समाचार छापते हैं, लोगों को लगता है पत्रकार है, बहुत पुराना पत्रकार है, ये जो छापा है सच ही होगा। और इस तरह से नैरेटिव चलाने का काम कर रहे थे, जिस पर बहुत बड़ा प्रहार अमित शाह ने किया है। एक तरह से मैं कहूंगा कि ये एक विदेशी फंड पाकर देश के अंदर विदेशी एजेंडा चलाने वाले जो पत्रकार हैं या समाचार पत्र है, उस पर अमित शाह की सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।